हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ द सब्जेक्ट पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। सेमेस्टर 7 का ये सब्जेक्ट है, तो आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो लेकर आ चुके हैं हम पर्सनल टैक्स प्लानिंग पीटीपी। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैक्स प्लानिंग का मतलब समझने से पहले। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का मतलब, टैक्स प्लानिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक इंसान के फाइनेंशियल अफेयर को इस तरीके से लेजिटमेटली अरेंज करते हैं कि उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, यानी जो उसका टैक्स जमा करना है, वो मिनिमाइज हो जाए। यानी कम से कम टैक्स जमा करें और लीगली करें। ठीक है, उसको हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर हम टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जिससे हम सबसे कम टैक्स पे कर सकें। ठीक है, टैक्स प्लानिंग के अंदर हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि हम टैक्स को इवेट कर दें, टैक्स की चोरी कर लें, बट यहाँ पर हम लॉफुल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पशंस का और रिबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे टैक्सेस कम हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा टैक्स पेयर है, जो इंसान टैक्स पे करेगा, वो मिनिमम पॉसिबल टैक्स पे करे और लीगली करे, कि सबसे कम जितना भी पे कर सकता है वो करे। यानी इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कहाँ पर अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर दें तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कौन से टैक्स रिजीम से हमें पैसा वो टैक्स भरना चाहिए, ओल्ड से या फिर न्यू से, टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारे इनकम और एक्सपेंसेस की, और कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। तो इन शॉर्ट के अंदर हम समझें तो टैक्स प्लानिंग किसके बराबर होती है, हमारी लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से और इंटेलिजेंट तरीके से जब हम टैक्स सेव करते हैं, उसी को हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। तो प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं हमारे टैक्स प्लानिंग के। सबसे पहले तो लीगैलिटी आता है, यानी कि जो भी हम यहाँ पर चीज़ें करते हैं सब वो लॉ के साथ कंप्लाई होती हैं। यहाँ पर हम ग्रे एरियाज़ का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, जो अवॉइडेंस के अंदर आते हैं। अगर हम लूप होल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे, टैक्स प्लानिंग नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि टैक्स प्लानिंग के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि एडजस्टेबल हो, कि अगर लॉ चेंज हो गया या फिर कुछ सिचुएशन चेंज हो गई तो आप उसको चेंज कर सको। तीसरा होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी कि जो टैक्स सेविंग है उससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम ना हो या फिर कुछ पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो हमारी। ठीक है, फोर्थ आती है कि सिंप्लिसिटी होती है, कि आपको ऐसा प्लान बनाना है जो इजीली आपके समझ में आ जाए, इजीली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको और इजीली उसको ट्रैक कर सको। और टाइमिंग भी देखनी पड़ती है आपको इनकम और एक्सपेंसेस की। अगर करेक्ट टाइम से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लेते हो, जैसे कि अगर आप करेक्ट टाइम पर टैक्स जो है भर देते हो तो उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। जैसे एडवांस में टैक्स भर दिया या फिर पोस्टपोनिंग इनकम भर दी, तो ये सारी चीज़ें आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देती हैं। छठा आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आप अगर अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, अलग अलग सेविंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम टैक्स प्लानिंग के क्या होते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि लीगली जो है हम टैक्स को सेव कर लें, डिडक्शंस का इस्तेमाल करके, एग्जाम्पशंस का इस्तेमाल करके, रिबेट्स वगैरह का इस्तेमाल करके। ठीक है, टैक्स प्लानिंग को कम कर लें। दूसरा होता है लिटिगेशन को मिनिमाइज कर दें, यानी कि क्लियर और लॉफुल प्लानिंग करें जिससे टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो कि मतलब टैक्स सही भरा है या नहीं भरा। तीसरा है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करें, यानी इससे जो है ये आपको इनकरेज करता है कि आप गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम्स जैसे होती हैं पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आप लोगों को डिडक्शन मिलती है। फोर्थ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये इंडिविजुअल्स और बिजनेस दोनों को अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में हेल्प करती है और लिक्विडिटी को इंश्योर करती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से सारी चीज़ें करोगे तो आपके पास अच्छा खासा कैश अवेलेबल होगा पूरे साल भर तक, भले से आप टैक्स पे कर रहा हो या नहीं, टैक्स पे कर रहा हो उसके बावजूद भी आपके पास अच्छा खासा कैश अवेलेबल होगा। छठा है कि वेल्थ क्रिएट होगी, यानी कि बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जिससे आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ अच्छी हो जाती है। सातवां होता है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, यानी कि वाइज एलोकेशन होती है आपकी इनकम की, जैसे कि लॉन्ग टर्म में और प्रोडक्टिव एसेट के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है यहाँ। अब रोल क्या होता है टैक्स प्लानिंग का, सबसे पहले समझते हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर। यानी अगर एक इंसान के लाइफ के अंदर जो इंडिविजुअल है
टैक्स प्लानिंग का क्या रोल होगा। ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो अपने सेविंग कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें, इस चीज़ में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कोई सा भी चाहे टैक्स रिजीम चूज़ कर सकता है, भले से ओल्ड से करे या फिर न्यू से करे। और ये इन्वेस्टिंग करने को इनकरेज करती है। इंसान सोचता है अगर मैं ELSS में पैसा डाल दूंगा, PPF में, NPS में, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डाल दूंगा तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, तो उससे उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है इंसान को टैक्स फाइलिंग करते समय, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और इससे जो है लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं अचीव हो जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग और घर खरीदना है या फिर एजुकेशन करनी है आगे बच्चों की या फिर मैरिज की प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंसान की प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से अरेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल कि आपने ELSS को चूज़ कर लिया और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस से ज़्यादा, तो इससे ये होगा कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, साथ साथ टैक्स सेविंग भी होगी। अब दूसरा, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी कि ये बिजनेसेस को इस तरीके से हेल्प करता है कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट हैं उससे भी कम जो है वो भर पाएँ। और दूसरा मेजर डिसीजन जैसे कि होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि डेट अगर है आपके पास तो आपको टैक्स शील्ड मिल जाती है इंटरेस्ट के ऊपर। और दूसरा ये है लीजिंग करनी चाहिए एसिड की या फिर उसको ख़रीद लेना चाहिए। और लोकेशन क्या होनी चाहिए बिजनेस ऑपरेशन की, अगर सेज में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो आपको अलग बेनिफिट मिलते हैं, स्टेट टैक्स इंसेंटिव्स भी आपको मिलते हैं। डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ भी होती हैं बहुत सारी, यहाँ पर टैक्स बचाया जा सकता है। और इससे ये होता है कि टैक्स की कॉस्ट कम हो जाएगी बिजनेसेस की और उनका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और एफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट रहेगा, अच्छा खासा उनके पास कैश फ्लो रहेगा, उसका प्रॉपर्ली मैनेज होती रहेंगी ये चीज़ें। इसके अंदर हम उन इंसेंटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या रोल होता है, तो जो टैक्स प्लानिंग होता है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करती है, यानी कि बहुत सारे इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं जो क्या नाम है इनकरेज करते हैं डिज़ायर्ड बिहेवियर को। यानी कि अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए तो आप सेक्शन 80EE का इस्तेमाल करो, और इससे रेवेन्यू भी बढ़ता है बिना टैक्स रेट का इंक्रीज़ करे, कि टैक्स रेट भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। और बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर को भी प्रमोट करता है, जैसे कि सेविंग प्रमोट करता है, PPF में करो, NCS में करते हैं लोग, इंश्योरेंस खरीदते हैं लोग, लाइफ का, हेल्थ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में, स्टार्टअप में, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। और गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव का इस्तेमाल करता है कि जो जो स्पेसिफिक सेक्टर है उनको बूस्ट करने में, और डायरेक्ट कैपिटल फ्लो हो उनका प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर इस चीज़ में। और तीसरा ये है कंप्लायंस बढ़ जाए और इवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो, ये सरकार को फ़ायदा रहता है यहाँ। अब डिस्टिंक्शन देखते हैं, फ़र्क देखते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन में। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने फाइनेंस को इस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि जो आपका टैक्स है वो लीगली कम हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये लीगल तरीका है आपका, और मेन पर्पस ये है कि आप टैक्स को कम कर दो यहाँ और लेजिटिमेटली कर दो, लीगल तरीके से करो। फॉर एग्जांपल आपने कैसे टैक्स कर दिया, आपने PPF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने डिडक्शन ले लिया अंडर सेक्शन 80C, तो ये आपकी टैक्स प्लानिंग कहलाई जाएगी। दूसरी आ गई आपकी टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने टैक्स रिलेटेड जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल वर्क है आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो ये तरीका भी लीगल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, आपका मेन पर्पस यही है कि कंप्लायंस हो सारी चीज़ों की और एफिशिएंसी है, जैसे कि आपने रिटर्न टाइम पर भरा और आप सारी चीज़ों के रिकॉर्ड रख रहे हो, तो इसको टैक्स मैनेजमेंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जब आप लूप होल्स या फिर ग्रे एरियाज का इस्तेमाल करते हो जिससे आपका टैक्स कम हो जाए। ये वैसे तो यहाँ पर ग्रे एरियाज का इस्तेमाल हो रहा है, बट अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो ये भी लीगल ही तरीका होगा। यहाँ पर आप मतलब टैक्स तो कम कर रहे हो बट आप टेक्निकल इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे मतलब एक तरीके से लीगल तो है बट वो लूप होल्स हैं। जैसे कि आपने एक शेल कंपनी बना ली टैक्स जुरिस्डिक्शन एरिया के अंदर, तो वो टैक्स अवॉइडेंस है आपकी, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी बट आपने स्टिल बनाई तो वो टैक्स अवॉइडेंस है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब ये होता है जब आप जानबूझकर अपनी इनकम छुपाओ या फिर झूठे इन्फॉर्मेशन दो जिससे आपका टैक्स कम हो जाए, उसको हम टैक्स इवेजन बोलेंगे। ये तो इलीगल भी और साथ साथ यहाँ पर आपको सज़ा भी मिलेगी, यानी कि जब आपने अपना टैक्स बचाने के लिए इनकम नहीं दिखाई या फिर फेक इनवॉइसेस दिखा दिए तो उसको टैक्स इवेजन बोलेंगे।
की डिफरेंस इसके अंदर जो देखा जाता है वो लीगैलिटी के बेसिस पर देखा जाता है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट दोनों लीगल है, बट टैक्स अवॉइडेंस जो है लीगल है बट अनएथिकल तरीका है वो, और इवेजन इलीगल भी और साथ साथ क्रिमिनल एक्ट भी लग सकते हैं आप पे। और इंटेंट प्लानिंग का यही होता है, अच्छा इंटेंट होता है कि सेविंग हो, और मैनेजमेंट का भी यही होता है, और अवॉइडेंस का ये होता है कि यहाँ पर लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इवेजन का तो सीधा सीधा यही है कि गवर्नमेंट को चीट करके हमारा पैसा बच जाए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ये होती हैं, अगर आप प्लानिंग और मैनेजमेंट करोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अवॉइडेंस के अंदर कभी कभी टैक्स डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और इवेजन के अंदर तो सीधा सीधा फाइन लगेगा, जेल भी हो सकती है। अप्रोच ये होता है, प्लानिंग के अंदर जो है हम इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं ताकि हम अपना टैक्स कम कर सकें, और अवॉइडेंस के अंदर हम लॉ को आगे पीछे कर कर लूप होल्स का इस्तेमाल करके, ग्रे एरियाज का इस्तेमाल करके टैक्स को बचाते हैं, और इवेजन के अंदर तो हम लॉ ही तोड़ देते हैं। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। अब केस स्टडी देखते हैं जो आपकी आ सकती हैं, मतलब इस पर जो मोस्टली चांसेस हैं आने के, वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो केस स्टडी देखते हैं सबसे पहले टैक्स प्लानिंग पे, जो कि लीगल और एथिकल तरीका है। केस स्टडी के अंदर दे रखा है कि मिस्टर ए जो है उनकी टैक्सेबल सैलरी है 9 लाख रुपए की, और साल के एंड के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1.5 लाख पीपीएफ के अंदर, जो कि एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C। 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद लिया जो कि एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80D, और 50,000 जो है एनपीएस टायर 1 के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो कि एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर। तो एनालिसिस हमने ये करा कि ये जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो है डिडक्शंस जो हैं इन पर अलाउड हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो मिस्टर ए जो है सिंपली जो है बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के। तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये टैक्स प्लानिंग कहलाया जाएगा, क्योंकि वो लीगली जो है इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, और डिडक्शंस और इंसेंटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम टैक्स प्लानिंग बोलेंगे। अब टैक्स मैनेजमेंट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपना एडवांस टैक्स टाइम पर भरा, उसने TDS फाइल कर दिया, हर क्वार्टर को फाइल कर रही है बिना किसी डिले के, और प्रॉपर रिकॉर्ड रख रही है सारी चीज़ों के, और फाइल कर रही है इनकम टैक्स रिटर्न, ड्यू डेट होने से पहले ही फाइल कर देती है, सारी चीज़ें टाइम पर कर रही है। तो एनालिसिस हम ये कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने पर फोकस नहीं कर रही, वो क्या फोकस कर रही है उल्टा, कि सारी चीज़ों का कंप्लायंस हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसके पास रेडी रहें, टाइमली वो सारी चीज़ें फिल कर दे, और स्मूथ कम्युनिकेशन रहे टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ। तो वो ये चीज़ करना चाह रही है। तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये टैक्स मैनेजमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है एफिशिएंटली हैंडलिंग प्रोसीजर जो है कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से संभाल रही है, और टाइमली कंप्लायंस कर रही है एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो इसको हम टैक्स मैनेजमेंट बोलेंगे। अब टैक्स अवॉइडेंस पे देखते हैं, जो कि लीगल तरीका है बट अनएथिकल तरीका है लूप होल्स का इस्तेमाल करके। तो मिस्टर बी ने फॉर एग्जाम्पल अपनी ओनरशिप को जो है शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऑफिस प्रॉफिटेबल बिजनेस टू हिज वाइफ, यानी अपने बिजनेस की ओनरशिप को अपनी वाइफ पर शिफ्ट कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि ये जो पूरा बिजनेस है ये किसका है, उनकी वाइफ का है। बट उनका ना ही तो कैपिटल, उनकी बीवी ने कैपिटल के अंदर 1 रुपया भी लगाया, ना ही वो कभी ऑफिस आती, ना ही कभी कुछ काम करती, कुछ भी नहीं करती हूँ, बट इन्होंने बोल दिया कि ये हमारी वाइफ का है, उन्होंने नाम कर दिया। तो मतलब मेन इंटेंशन उनका यही था कि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, इनकम को अगर हम वो डाइवर्ट कर देंगे तो उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, जिससे उनको टैक्स पे करना कम पड़ेगा। तो एनालिसिस यही हुआ कि जो ट्रांजैक्शन हुई है ये पेपर वर्क तो लीगल है, बट इंटेंशन ये थी कि लूप होल का इस्तेमाल करके और आर्टिफिशियली जो है टैक्सेबल इनकम को कम कर दिया जाए। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं बाद में टैक्स अथॉरिटीज़ द्वारा क्वेश्चन भी की जा सकती हैं, ठीक है। जब वो क्लबिंग करेंगी तो वो देखेंगी, तो उस टाइम पर वो ये सवाल उठा सकती हैं। तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि इसको हम टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स पेयर है वो टेक्निकलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा है लॉ के अंदर, जिससे टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए और मतलब लॉ भी ना टूटे। अब नेक्स्ट केस स्टडी जो आती है वो हमारी आती है टैक्स इवेजन पर, जो कि इलीगल और पनिशेबल तरीका है। फॉर एग्जांपल मिस्टर सी हैं, वो एक दुकान चलाते हैं और 12 लाख साल का कमाते हैं, और सिर्फ जो है 8 लाख दिखाना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और साथ साथ फेक बिल्स भी बनवा लिए, जिससे उन्होंने खर्च अच्छे खासे दिखा दिए और जिससे उनकी और टैक्सेबल इनकम कम हो गई। तो एनालिसिस यही हुआ कि मिस्टर सी जो है जानबूझकर अपनी इनकम को छुपा रहा है और झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो कंक्लूजन इसका यही होगा कि ये टैक्स इवेजन है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो उन लॉ को वायलेट कर रहा है, अपनी रियल इनकम को छुपा रहा है और फैब्रिक एक्सपेंस, झूठे एक्सपेंस दिखा रहा है ताकि उसका टैक्स कम हो जाए, ठीक है।
अब मीनिंग और इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। टैक्स प्लानिंग की हम मीनिंग देख कर आ चुके हैं कि टैक्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पर हम एक इंसान की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लॉफुल तरीके से इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो है उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। यानी कि यहाँ पर हम सबसे अच्छा टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं, डिडक्शंस देखते हैं, एग्जेम्पशंस देखते हैं और क्या टाइमिंग होनी चाहिए हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये लीगल और एथिकल तरीका है जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। और यहाँ पर हम इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी यही है टैक्स प्लानिंग की कि यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं जैसे 80C, 80D, 80CC और बहुत सारी एग्जेम्पशंस होती हैं जैसे HRA की, LTA की, जो कि एक इंडिविजुअल या फिर बिजनेस जो है इस्तेमाल कर सकता है जिससे उसकी टैक्स अमाउंट कम हो सकती है। और यहाँ पर सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये हमें हेल्प करता है इनकम और सेविंग्स को डायरेक्ट करने का गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम की तरफ की, जिससे हमारा फाइनेंशियल रिटर्न जो है वो भी मिले और साथ साथ हमारा टैक्स भी बच जाए, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। इससे कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा होता है कि जब हम टैक्स को प्रॉपरली प्लान करते हैं तो यहाँ पर हमें पता होता है कि हमारे पास कितना कैश रहने वाला है, जिससे पूरे साल लिक्विडिटी रहती है। और ये हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है कि जो सिस्टमेटिक टैक्स प्लानिंग होती है वो जो है हमारी डिसिप्लिन सेविंग को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हमारी मदद करती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इससे लिटिगेशन मिनिमाइज हो जाती है कि अगर हम अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हम टैक्स के लॉस जो हैं उनके साथ भी कंप्लायंस करेंगे, जिससे ये चांसेस होते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना हो और ना ही हम पर कोई पेनल्टी लगे। और इससे फ्यूचर प्लानिंग के अंदर मदद मिलती है। यानी कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि जो भी उसके लाइफ गोल्स हैं जैसे एजुकेशन का, हाउस खरीदने का, रिटायरमेंट के बाद, वो उसके पूरे हो सकें। और बिजनेसेस को ये हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट करने में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करे। अब टैक्स प्लानिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या फ़र्क है? तो जो टैक्स प्लानिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ, क्योंकि टैक्स प्लानिंग जो है हमारी सेविंग को बढ़ाती है। क्योंकि अगर हमें टैक्स लाइबिलिटी कम करनी है तो इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जैसे PPF के अंदर, NSC के अंदर, ELSS के अंदर, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद कर, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, नेशनल पेंशन स्कीम होती हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये जो इंसान की पर्सनल सेविंग को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ साथ उसके साथ टैक्स बेनिफिट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। तो जो टैक्स प्लानिंग होती है उससे जो है आपकी सेविंग बढ़ती है और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। यानी कि आप अपने पास पैसा बचाकर ना रखो, आप उसको क्या करो, इन्वेस्ट कर दो फाइनेंशियल एसेट के अंदर, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है। जैसे कि ELSS के अंदर डाल दिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होती है NPS के अंदर डाल दिया, जिससे आपको रिटायरमेंट फंड मिलेगा, FD करवा ली 5 साल की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे एक आपकी बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा। यानी कि टैक्स प्लानिंग मदद करती है एक इंसान को ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज़ करने में जो कि ना कि सिर्फ उसका टैक्स बचाए बट उसको अच्छे रिटर्न भी दे। यानी यहाँ पर आप सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चलते हो, रिस्क का, रिटर्न का, लिक्विडिटी का और टैक्स बेनिफिट्स का। अब इससे क्या होती है, इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होती है। यानी कि जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है उससे वो जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है उनका लॉक इन पीरियड जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता है कभी कभी, ठीक है ना, जिससे आपकी फ्यूचर वेल्थ बढ़ सकती है। जैसे कि आप 5 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, 3 साल तक, 10 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। तो कंक्लूजन यही निकला कि टैक्स प्लानिंग की वजह से क्या होती है, हमारी सेविंग्स बढ़ती हैं। सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी? सेविंग्स बढ़ेंगी तो हम उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने से हमारी वेल्थ क्रिएट होगी। अब इम्पैक्ट क्या होता है टैक्स प्लानिंग का नेशनल इकोनॉमी के अंदर? तो सबसे पहले यही है कि नेशनल सेविंग बढ़ेंगी आपकी, जब सिटीजन जो है इन्वेस्ट करेंगे टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर, जैसे PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि योजना। और इससे जो है हमारी नेशनल सेविंग रेट इंप्रूव होगा। तो जितनी ज़्यादा सेविंग बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा पूल ऑफ फंड अवेलेबल होगा गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इससे कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होगा। यानी कि टैक्स प्लानिंग जो है मनी को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर डालती है। इससे क्या होता है, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और इससे सोशल वेलफेयर और प्रायोरिटी सेक्टर्स को इनकरेज करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है टैक्स इंटेंसिव प्रोवाइड करती है क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर, ताकि वहाँ पर लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि वहाँ पर वो क्या प्रोवाइड करती हैं, सरकार की सस्ते घर दे रही है, रीन्यूएबल एनर्जी दे रही है, स्टार्टअप में मदद कर रही है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में।
तो जो टैक्स पेयर होते हैं वो इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है जो नेशनल वेलफेयर गोल्स होते हैं वो अचीव हो पाते हैं हमारे, और इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ेगी। यानी कि जब टैक्स पेयर को ये दिखेगा कि उसका लीगल तरीके से टैक्स कम हो रहा है तो वो टैक्स को कंप्लाई करना चाहेगा, टैक्स लॉस को कंप्लाई करना चाहेगा, और जितनी ज़्यादा वो कंप्लायंस करेगा उतनी ही सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, उतनी ही हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, और इससे जो है हमारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी कम हो जाएगी। यानी कि जो अगर अच्छी टैक्स प्लानिंग करेंगे तो जो टैक्स चोरी हो रही है वो कम हो जाएगी, जिससे गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाएगा, और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़ को सपोर्ट मिलेगा। यानी कि और साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा कंप्लायंस अच्छा होगा और अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो ओवरऑल जीडीपी जो है हमारी बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं पार्टीज़ की टैक्स प्लानिंग के अंदर, यानी कि टैक्स प्लानिंग के अंदर दो मेन पार्टीज़ होती हैं, एक तो टैक्स पेयर होता है, दूसरा टैक्स कंसल्टेंट या फिर टैक्स एडवाइज़र होता है। यानी कि दोनों की यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं टैक्स प्लानिंग को लीगल, एथिकल और इफेक्टिव वे में करने के लिए। ठीक है, तो टैक्स पेयर की क्या ऑब्लिगेशन होती हैं, यानी टैक्स पेयर वो इंसान होता है जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसको टैक्स पे करना होता है, तो उसकी एप्लीकेशन ये होती हैं कि पहले तो ये बात है कि वो पूरी कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि वो सारी चीज़ों की करेक्ट डिटेल दे, अपनी सारी चीज़ें बताए, कहाँ कहाँ से उसकी इनकम आती है, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या क्या उसके खर्चे हैं, क्या उसके एसेट्स हैं, क्या उसकी लाइबिलिटी हैं, अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट दे, प्रूफ दे या डॉक्यूमेंट दे। अगर इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है तो उसकी वजह से गलत टैक्स प्लानिंग हो सकती है और उसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी लग सकते हैं। और दूसरी बात है प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखे, यानी कि सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने पास वो तैयार रखे, सैलरी स्लिप रखे, रेंट रिसिप्ट रखे, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ रखे, बिल्स रखे, वाउचर्स रखे, ताकि जिससे उसको डिडक्शन मिल सके, बैंक स्टेटमेंट तैयार रखे, और अपनी बुक ऑफ अकाउंट बिजनेस पर्सनस के लिए है कि वो भी अपनी बुक ऑफ अकाउंट तैयार रखें, यानी कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करें। अगर ये सारी चीज़ें होंगी ना तो टैक्स फाइलिंग करते समय उसको मदद मिलेगी। और तीसरा यह है लॉ को फॉलो करें, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर हो, एथिकल तरीके से हो, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही हो। अगर वो इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है तो वो टैक्स इवेजन के अंदर आएगा, जो कि इलीगल तरीका है टैक्स। ठीक है, और टैक्स को वो क्या करे, टाइम के ऊपर फाइल कर दें, यानी कि अगर टाइमली फाइल करेगा वो टैक्स को तो उससे उस पर पेनल्टी नहीं लगेंगी, उसको रिफंड भी मिल सकता है और उसकी कंप्लायंस मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये टैक्स पेयर की ड्यूटी होती है कि वो डेडलाइन से पहले पहले अपना टैक्स पे कर दे। अब पांचवा ये है प्रॉम्प्टली टैक्स पे करे, यानी कि टैक्स पेयर जो है वो पहले एडवांस में टैक्स पे कर दे अगर एप्लीकेबल है तो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरे वो, और ये चीज़ इंश्योर करे कि वो TDS TCS उसका सब कट रहा हो, यानी कि अगर वो टाइमली टैक्स पेमेंट करता है तो उससे ना ही उसको ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ना ही उस पर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। और छठा यह है अपने कंसल्टेंट के साथ कॉपरेट करे, यानी कि इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग के अंदर यही कहा जाता है कि जो टैक्स पेयर है वो सारे डॉक्यूमेंट दे जो भी उससे मांगे जाएँ, और जो एडवाइज़र है उसके इंस्ट्रक्शन को माने, और क्लैरिफिकेशन के लिए पूछे, अगर उसको कुछ चीज़ गलत लगती है तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछे। और साथ में यह है अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम ना छुपाए, फेक बिल्स का इस्तेमाल ना करे, और इलीगल मेथड्स का तरीका डिमांड ना करे एडवाइज़र से, यानी कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी लीगल कंप्लायंस को फॉलो करें। अब दूसरा जो कंसल्टेंट है या फिर एडवाइज़र है उसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है, जो हमारा टैक्स कंसल्टेंट होता है या फिर एडवाइज़र होता है वो टैक्स पेयर को गाइड करता है प्लानिंग करने के अंदर और कंप्लायंस करने के अंदर। उसकी ऑब्लिगेशंस ये होती हैं कि वो अपनी एक्सपर्ट, एक्यूरेट और अपडेटेड गाइडेंस उसको दे, यानी कि जो एडवाइज़र है वो अपने टैक्स लॉस को उसको थोरोली समझाए अपने टैक्स पेयर को, ठीक है ना, और उस जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, उसको सारी चीज़ें उसको अपडेटेड रहनी चाहिए और करेक्ट एडवाइस दे करंट लॉ के हिसाब से अपने टैक्स पेयर को, ठीक है ना। अगर इनकरेक्ट एडवाइस देता है तो उसकी वजह से पेनल्टीज भी लग सकते हैं और डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। और लीगैलिटी को इंश्योर करें, यानी कि कंसल्टेंट जो है वो ये इंश्योर करे टैक्स प्लानिंग करते टाइम कि ये लीगल तरीके से की जा रही है या नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग की जा रही है या फिर नहीं की जा रही, और वो लूप होल्स का इस्तेमाल ना करे, ये एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल ना करे, ठीक है, यानी वो ऐसी चीज़ें सजेस्ट ना करे जिससे टैक्स की चोरी हो। तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखे, यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो
क्लाइंट शेयर करता है उससे अपनी, वो उसकी ड्यूटी होती है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, ठीक है ना। वो एडवाइज़र की ये ड्यूटी होती है कि जो भी उसने अपनी इनकम डिटेल दी, इन्वेस्टमेंट की डिटेल दी, बिजनेस के सीक्रेट बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, वो उसको प्रोटेक्ट रखे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो प्रोफेशनल और एथिकल ड्यूटी होती है हमारे एडवाइज़र्स की। और चौथा ये है कि एक्सप्लेन करे टैक्स प्लानिंग को अच्छे से अपने टैक्स पेयर को, यानी कि एडवाइज़र जो है वो ये चीज़ें बताए कि अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके पास, हर ऑप्शन का बेनिफिट क्या है और रिस्क किस में कितना है और किस में क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी लगने वाली है। तो जो टैक्स पेयर है वो उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए और वो सारी चीज़ें समझने के बाद ही कुछ डिसीजन ले सके। पांचवा है कंप्लायंस को इंश्योर करे कि जो टैक्स कंसल्टेंट है वो क्लाइंट को इस चीज़ में हेल्प करे कि उस वो रिटर्न्स को जो है फाइल करे करेक्टली, ड्यू डेट से पहले करे, अपना TDS TCS सब कटवाए और जो है करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने में मदद करे और जो करेक्ट डिडक्शंस हैं वो क्लेम करने में मदद करे। यानी कि जो कंप्लायंस होता है वो फ्यूचर लीगल इश्यूज़ को कम कर देता है हमारा। और छठा ये है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट के लिए करे, जो भी चीज़ करे, एक्ट जो करे वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट के लिए करे। यानी कि जो एडवाइज़र है वो ऐसी स्ट्रेटजीज बताए जो क्लाइंट के गोल्स जो हैं जिससे अचीव हो पाएँ, और बायस्ड एडवाइस ना दे और ऐसी स्कीम्स प्रमोट ना करे जिससे उसका खुद का फ़ायदा हो। यानी कि जो क्लाइंट का इंटरेस्ट होना चाहिए वो उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सातवां है अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, यानी कि जो कंसल्टेंट है वो ये ना बोले कि अपने टैक्स पेयर से, अपने क्लाइंट से कि अपनी इनकम छुपा लो या फिर फेक डॉक्यूमेंट बनवा देता हूँ या फिर मिस रिपोर्टिंग कर दो या फिर गलत गलत खर्चे दिखा दो। यानी कि एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनाकर रखे वो। अब स्कोप क्या होता है हमारा टैक्स प्लानिंग का, ठीक है ना। यानी स्कोप का मतलब ये होता है कि वो एरियाज़ और वो टाइम फ्रेम जिसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो लीगली स्ट्रक्चर जो है वो कर सके अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जिससे उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। यानी कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटजीज आपकी दोनों आएंगी। तो शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब वो टैक्स सेविंग डिसीजंस होते हैं जो एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर लिए जाते हैं, यूजुअली जो लिए जाते हैं साल के एंड के अंदर लिए जाते हैं, जिससे जो हमारी अभी की टैक्स लाइबिलिटी है ना फिलहाल वो कम हो जाए। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म का ध्यान नहीं रखते। इसका मेन यही होता है कि जो अभी इमीडिएट बेनिफिट हमें मिल रहा है, जो क्विकली हमें बेनिफिट मिल रहा है वो हम अभी ले लें, बात की बाद में देखेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि टाइम बाउंड होता है, यानी कि ये जो किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही किया जाता है और ये जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो कुछ लास्ट महीनों के अंदर किया जाता है, जनवरी से मार्च के बीच में। यहाँ कोई लंबा लॉक इन नहीं होता। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखने की ज़रूरत नहीं होती। इससे क्या होता है आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इमीडिएटली कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती हैं और रिबेट्स मिल जाती हैं करंट ईयर के अंदर ही अंदर। और ये लास्ट मिनट टैक्स सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यानी कि जब पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि साल खत्म होने वाला है और उसकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा आई है, तब वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग करता है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट कर दिया ELSS के अंदर जिसका 3 साल का लॉक इन होता है साल के एंड में, जिससे आपको सेक्शन 80C की डिडक्शन मिल गई। आपने एक एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया 31 मार्च से पहले पहले, जिससे आपको सेक्शन 80D की डिडक्शन मिल गई। आपने अपनी रेंट रिसिप्ट सबमिट कर दी जिससे आपको HRA की एग्जेम्पशन मिल गई। आपने जो है अप्रूव फंड के अंदर डोनेट कर दिया जिससे आपके 80G की डिडक्शन मिल गई। और आपने बहुत सारे जो है बेनिफिशियल टैक्स रिजाइम के इस्तेमाल कर लिया और टैक्स को फाइल कर दिया। यानी कि जो भी आपका ओल्ड या फिर न्यू में जिसमें भी आपका टैक्स कम बन रहा था आपने उसमें अप्लाई करो और अपना रिटर्न फाइल कर दिया। तो कंक्लूजन यही होता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो क्विक तरीका होता है कि किस तरीके से हमारा जो फिलहाल की हमारी टैक्स बन रहा है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बारे में सोचा नहीं जाता। यहाँ पर ये है कि जो अभी फिलहाल बन रहा है उसको कम कर दो। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होती है। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जब हम टैक्स सेविंग डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं साल के शुरू में, जिससे हम बहुत सारे सालों की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बना सकें। यानी कि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो इस वजह से लिए जाते हैं कि टैक्स बेनिफिट मिल जाए काफ़ी साल और पूरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो है हमारे अचीव हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाती है, कि जो प्लान जो बनाया जाता है वो साल के अंदर शुरू में बनाया जाता है और बहुत सारे सालों को वो कवर करता है। और यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होती है, एक सिस्टमेटिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का वो बन जाता है वो हब, जिससे क्या नाम है वो सालों साल अपना पैसा बचा सकते हैं। और ये स्टेबल होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। यानी कि यहाँ पर आपको रेगुलरली टैक्स रिलीफ मिलते रहते हैं बहुत सालों तक। और ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है, यानी कि इसका मेन जो फोकस होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग पर होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर एजुकेशन के टाइम पर
पर या घर खरीदने के टाइम पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीपीएफ के अंदर पैसा डाला 15 साल, जिससे आपको 15 साल तक एटीसी की डिडक्शन मिलती रही। आपने एनपीएस के अंदर एनरोल कर लिया रिटायरमेंट तक, जिससे आपको हर साल एटीसीसीडी की डिडक्शन मिलती रही। आपने एक घर खरीद लिया जिससे आपको हाउसिंग लोन की डिडक्शन मिलती रही अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंदर बहुत सालों तक। और या फिर आपने लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, या फिर यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने ले लिए। आपने जो है ये आपने ईयरली ALSS इन्वेस्टमेंट कर दी, जिससे आपकी मल्टी ईयर ग्रोथ हो रही है। आपने एक सैलरी स्ट्रक्चर चुन लिया जिसमें आपको लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर एनपीएस चुन लिया। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो एक ऐसी टैक्स प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक और सिस्टमेटिक तरीके से अपने टैक्स को सेव करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं फ्यूचर वाले वो भी अचीव हो पाएँ, जैसे कि रिटायरमेंट का, चिल्ड्रन एजुकेशन का और वेल्थ क्रिएशन के, ये सारे गोल्स भी हमारे अचीव हो पाएँ। तो लीगल थिंकिंग क्या होती है टैक्स प्लानिंग के ऊपर? तो टैक्स प्लानिंग को तभी हम लीगल बोलेंगे जब वो हमारा जो फ्रेमवर्क है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का वो उसके अंदर फॉल हो, ठीक है ना। तो जो इंडियन कोर्ट से होते हैं और जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली इसी चीज़ को क्लैरिफाई करा है कि लेजिटमेट टैक्स प्लानिंग और इलीगल टैक्स इवेजन के अंदर क्या फ़र्क है। तो सालों साल जो है जुडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेटिव चेंज होते गए हैं, जिससे जो है आज के टाइम में ये इतना ज़्यादा टैक्स बना कर आया है। हमारा टैक्स का जो पूरा लॉ है इनकम टैक्स का, ये सालों साल चेंजेस होते गए हैं, अब जाकर ये हमारा सही हुआ है। तो अब फ़र्क देखते हैं परमिसिबल प्लानिंग और इम्परमिसिबल इवेजन के बीच में। यानी परमिसिबल टैक्स प्लानिंग वही प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम लीगल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर, जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। हम डिडक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, एग्जेम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं, इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और रिलीफ का इस्तेमाल करते हैं जो लॉ के अंदर दिए हुए हैं। की फीचर जिसके यही हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलाउड हैं, और हम ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, जेन्युइन और एथिकल तरीका होता है, और इसका जो इंटेंशन होता है वो लॉफुल होता है। और यहाँ पर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करते हैं और यहाँ पर कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट कर दिया पीपीएफ के अंदर, ELSS के अंदर, जिससे हमें डिडक्शन मिल जाए एटीसी की, या फिर हमने HRA क्लेम कर लिया, HRA की जो एग्जेम्पशंस होती हैं वो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट दिखा के क्लेम कर ली। हमने जो भी हमें टैक्स रेजिम सही लग रहा था, ओल्ड या फिर न्यू, वो हमने ऑप्ट कर लिया, या फिर हमने एक यूनिट जो है सेस एरियाज के अंदर यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर बना ली, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाए। तो इसको हम परमिसिबल प्लानिंग बोलेंगे। इसका नेचर ये होता है, ये लीगल होता है, एक्सेप्टेबल होता है और गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज करती है। दूसरी होती है हमारी इम्परमिसिबल टैक्स इवेजन। इम्परमिसिबल इवेजन का मतलब ये होता है जब हम इलीगल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हमने इनकम छुपा ली, खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, या फिर लूप होल्स का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि हमारा मेन मकसद यहाँ पर यह होता है कि धोखा देना सरकार को। मेन फीचर इसके यही होते हैं कि कानून तोड़ देना, धोखा देना, चीज़ें छुपाना, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना, गलत एंट्रीज दिखाना। इससे क्या होता है, पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट लगता है और प्रोसिक्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल इसका ये होगा कि हमने जो है इनकम नहीं दिखाई पार्ट टाइम वर्क से, या फिर फेक डोनेशन की रिसिप्ट दिखा दी जिससे हमें जी की डिडक्शन मिल जाए, या फिर नकली एक्सपेंसेस दिखा दी अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर, झूठी ट्रांजेक्शन दिखा दी जिससे हमारा टैक्स कम हो। तो नेचर इसका यही होता है कि लीगल होता है, अनएथिकल होता है और पनिशेबल होता है। तो की डिफरेंस हमारे परमिसिबल टैक्स प्लानिंग और इम्परमिसिबल टैक्स इवेजन में यही है कि लीगैलिटी परमिसिबल में जो होती है इंटायरली लीगल होता है, और ये कम्प्लीटली इलीगल होता है। इसका मेन इंटेंट यही होता है कि जो हमारा टैक्स है वो कम हो जाए बट जेन्युइन तरीके से हो। और यहाँ पर ये होता है डिसीव करने का इंटेंट होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं हम प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चीज़ें छुपाई जाती हैं और झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन का ये होता है, यहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप परमिसिबल टैक्स प्लानिंग करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इम्परमिसिबल टैक्स इवेजन करते हो तो पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अब इवॉल्विंग अप्रोच क्या है इंडियन जुडिशरी और लेजिस्लेचर का? तो ये जो इंटरप्रिटेशन है टैक्स प्लानिंग की वो सालों साल चेंज होती गई है, और कोर्ट्स और जो लॉ मेकर्स हैं वो स्ट्रिक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ते गए हैं सालों साल, ठीक है, ताकि लोग जो हैं इन लूप होल्स का इस्तेमाल ना करें। तो अगर हम अर्ली अप्रोच देखें 1985 से पहले, तो डोमिनेंस थी लीगल फॉर्म की, यानी कि जो कोर्ट्स थे पुराने टाइम के अंदर वो टैक्स प्लानिंग को जो है सपोर्ट करते थे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक टैक्स पेयर जो है टेक्निकली लॉस को कंप्लाइट करते थे। तो जो की केस यहाँ पर सबसे पहले आता है वो आता है आपका CIT वर्सेस
ए रमन एंड कंपनी, जो कि आपका 1968 का केस है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये ऑब्जर्व करा था कि जो टैक्स पेयर है वो अपने अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज कर रहा है जिससे टैक्स कम हो रहा है और वो ज़्यादा जो है नहीं पे कर रहा जितना लॉ के रिक्वायरमेंट है। तो इंटरप्रिटेशन यहाँ से यही निकली, जो टैक्स प्लानिंग है वो तभी तक एक्सेप्टेबल मानी जाएगी जब तक जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो लीगली वैलिड होंगी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन लीगली वैलिड नहीं है तो वो टैक्स प्लानिंग के अंदर नहीं, टैक्स इवेजन के अंदर आएगा। अब शिफ्ट इन अप्रोच जो हुआ वो मैकडोवल केस के बाद हुआ, जो कि 1985 के अंदर हुआ था। मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड जो थी, मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीडीओ का आपका केस है, जो कि 1985 का है। ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिससे पूरा जुडिशियल अप्रोच चेंज हो गया। मेन की प्रिंसिपल इसके यही है कि कोर्ट जो है उसको ये कंसीडर करना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है ट्रांजैक्शन का, सिर्फ फॉर्म को जो है उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। और जो कलरेबल या फिर आर्टिफिशियल डिवाइसेस होते हैं वो लेजिटमेट टैक्स प्लानिंग का पार्ट नहीं हो सकते। और जो टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स हैं उनको डिज़ाइन जो है टैक्स बेनिफिट के लिए अगर किया गया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। यानी कि इस केस से हमें यही पता लगा कि एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस के बारे में जो हमें पता लगा वो मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटीओ के बारे से पता लगा। फिर लेटर क्लैरिफिकेशन होती गई। अब उसके बाद ये दो चीज़ें तो हो गई थी जिससे हमें पता लगा कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। फिर बाद में एक आज़ादी बचाओ आंदोलन केस हुआ 2003 के अंदर, जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन का हुआ था 2003 के अंदर। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये क्लेरिफाई करा था कि जो लेजिटमेट टैक्स प्लानिंग है वो प्रोहिबिटेड नहीं है, उसको रोका नहीं गया है। तो हर अरेंजमेंट जो है इस तरीके से जो टैक्स कम करने के लिए किया गया है उसको इवेजन नहीं बोलेंगे हम, उसको टैक्स की चोरी नहीं बोलेंगे। अगर आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, अपने टैक्स को कम करने के लिए, तो वो क्या है, वो लॉफुल है, उसके अंदर कुछ इलीगल नहीं है। तो मेन इंटरप्रिटेशन यही थी कि जो कोर्ट था उसने रिस्टोर कर दिया था बैलेंस अप्रोच को। ठीक है ना, उसने ये स्टेट करा था कि टैक्स पेयर के पास ये राइट है कि वो प्लान कर सकते हैं अपने अफेयर्स को लॉस के अंदर रहते रहते हैं। और जो करंट ट्रेंड आया है वो आया आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, GAAR जिसको बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स अवॉइडेंस स्कीम जितनी भी होती हैं तो जो लेजिस्लेचर है उसने इंट्रोड्यूस करा है GAAR। ठीक है ना, यह जो बनकर आया है 2017 के बाद आया है आपका। और GAAR के अंदर कुछ प्रिंसिपल हैं। ठीक है ना, इसके अंदर ये बोला गया कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहा हो उसका अगर कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, ठीक है, और आप वो इस वजह से कर रहे हो कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाए, तो उसको हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस बोलेंगे। यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो उसका कुछ ताल्लुक नहीं था आपके बिजनेस से, बट आपने स्टिल करी ताकि आप टैक्स कम पे करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये टैक्स अवॉइडेंस है। और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो रिकैरेक्टराइज भी कर सकती है इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को। और इसका मेन जो एम्फेसिस था वो इकोनॉमिक सब्सटेंस के ऊपर था, लीगल फॉर्म के ऊपर नहीं था। और लेजिस्लेटिव ट्रेंड यही आया, इससे जो क्लोज स्क्रूनिटी आई आर्टिफिशियल या फिर शेम टैक्स अरेंजमेंट जितने भी होते थे वो पकड़े जाने लगे इसके बाद। तो ओवरऑल इवोल्यूशन यही हुआ है, हमारा इवोल्यूशन यही हुआ है कि पुराने सालों के अंदर टैक्स प्लानिंग को इनकरेज किया गया और लीगल फॉर्म्स के ऊपर ध्यान दिया गया। फिर हमारा मिड फेस आया मैकडोवल वाला, यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टैंस लगाया गया और हायर स्क्रूनिटी लाई गई टैक्स अवॉइडेंस के अंदर। और जो मॉडर्न एरा हमारा चल रहा है पोस्ट आज़ादी एंड GAAR का, यहाँ पर हम बैलेंस व्यू देखते हैं। ठीक है ना, लेजिटमेट प्लानिंग का और एग्रेसिव अवॉइडेंस का, और डिस्करेज करते हैं एम्फेसिस को सब्सटेंस फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो जो मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का केस था 1985 का, इसको थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। बैकग्राउंड इसका यही था कि मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड थी वो टैक्स मिनिमाइजिंग अरेंजमेंट के अंदर लगी हुई थी जिससे उसकी एक्साइज ड्यूटी कम हो जाए और उसकी सेल टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। तो क्वेश्चन जो आया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो ये आया कि ये जो इस टाइप का अरेंजमेंट है क्या वो लीगली वैलिड है फॉर्म के अंदर, क्या डिडक्शन करने के लिए लोग ऐसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो की इश्यूज़ जो ये आया यहाँ पर, जो कलरेबल यानी कि जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, क्या वो लेजिटमेट टैक्स प्लानिंग का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो जजमेंट इससे यही मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हर टैक्स पेयर के पास ये राइट है कि वो अपने अफेयर्स को इस तरीके से अरेंज करे कि वो अपने टैक्स को कम कर ले। ठीक है ना, बट वो अरेंजमेंट जेन्युइन होना चाहिए। आर्टिफिशियल और कलरेबल डिवाइसेस का अगर आप यूज़ करते हो तो वो परमिसिबल नहीं है। और कोर्ट्स जो है वो सब्सटेंस
सब्सटेंस देखेगी ट्रांजैक्शन का और उसके लीगल फॉर्म नहीं देखेगी। यानी वो ये चीज़ चेक करेगी कि ये चीज़ जो की गई है वो किस वजह से की गई है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखेगी। और जो एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस है वो टेक्निकली तो लीगल है बट पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये जो केस हुआ था इसने फॉर्मेलिस्टिक अप्रोच से लेकर सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्रोच पर आया कि सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे, हम ये चीज़ भी देखेंगे कि ये किस नियत से चीज़ की गई है, ये जो चीज़ करी गई है। यानी इसने जो है टैक्स अवॉइडेंस का जो पूरा स्कोप था उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, जिससे टैक्स की चोरी बचने लगी। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टर इंटरप्रिटेशन है अगेंस्ट टैक्स अवॉइडेंस के, और इसको आज भी एक मेजर एंटी अवॉइडेंस जजमेंट माना जाता है। और दूसरा हमारा केस आया वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 के अंदर। इसका बैकग्राउंड ये था कि वोडाफोन एक नेदरलैंड की कंपनी थी, उसने केमन आइलैंड कंपनी को खरीद लिया था इनडायरेक्टली। ठीक है ना, और उसके स्टेक ले लिए थे हच एसर इंडिया ने। यानी कि तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने ये क्लेम करा कि कैपिटल गेन टैक्स जो है इंडिया के अंदर वो हो रहा है, क्योंकि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो सारे कहाँ पर हैं, इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो की इशूज़ यहाँ पर यही राइज हुए कि जो इंडिया है वो क्या इस चीज़ पर टैक्स लगा सकता है कि अगर फॉरेन टू फॉरेन शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके एसेट इंडिया के अंदर हैं, तो क्या इंडिया उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। तो वोडाफोन ने ये आर्ग्यूमेंट करा कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इंडिया से बाहर हो रही है और फॉरेन एंटिटीज़ के बीच में हो रही है, तो जो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास कोई राइट नहीं है इस चीज़ को हमारे ऊपर केस लगाने का। तो गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट करा कि जो आपके एसेट्स हैं वो एक इंडियन बिजनेस के हैं, ठीक है ना, तो जो कैपिटल गेंस मिल रहा है वो हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर मिलना चाहिए। तो जजमेंट यही आई सुप्रीम कोर्ट की, वो वोडाफोन के फेवर में आई कि जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है और जो शेयर जो बिक रहा है वो दो फॉरेन कंपनीज के बीच में बिक रहा है। और जो इनकम टैक्स है, ठीक है ना, जो इनकम टैक्स एक्ट है जो पुराने टाइम में था उसके अंदर टैक्स इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की जो कोई उससे रिलेटेड लॉ नहीं है इंडियन एसेट्स के, ठीक है। तो वोडाफोन की कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती इंडिया के अंदर। तो प्रिंसिपल यहाँ पर यही एस्टेब्लिश हुआ कि टैक्स पेयर के पास ये राइट होता है कि वो अपने टैक्स अफेयर्स को क्या कर सके, प्लान कर सके लॉस को फॉलो करते हुए। और इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो टैक्स नहीं कर सकती ऐसी ट्रांजैक्शन को अनलेस वो लेजिस्लेशन जो है एक्सप्रेसली उसको कवर करे। तो आफ्टर मैथ इसका यही हुआ कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था कि गवर्नमेंट ने जो है अमेंडमेंट करा इनकम टैक्स के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली 1962 के बाद कि जो टैक्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है उसके ऊपर, और इसकी वजह से डिबेट हुई टैक्स की सर्टेनिटी के ऊपर, जो फिर बाद में 2021 के अंदर तो जो इंडिया जो है रोल बैक हो गया रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड के ऊपर। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि जो ये की केस है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का और सर्टेनिटी इन टैक्स लॉस के ऊपर है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा CID वर्सेस राजेश झवारी स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2007 का केस है। 291 ITR 500 सुप्रीम कोर्ट। बैकग्राउंड इसका ये था कि जो असेसिंग ऑफिसर था उसने रीओपन कर दी थी असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। उसने बोला था कि ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है, यानी कि असेसी ने ये चैलेंज करा था कि इसको रीओपन करो, और ये आर्ग्यू करा था कि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इंटीमेशन दी गई है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन के अंदर, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। तो की इशू ये था कि जो असेसमेंट है उसको क्या रीओपन किया जा सकता है, क्योंकि एक इंटीमेशन जो है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 वो पहले इशू कर दी गई थी। तो क्या कॉन्स्टिट्यूट जो है रीज़न टू बिलीव वो रीओपनिंग के लिए होना चाहिए। तो जजमेंट यहाँ पर ये दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि जो इंटीमेशन होती है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 वो एक असेसमेंट नहीं है और ये एक प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग है रिटर्न्स के लिए। तो उसको रीओपन कराना अंडर सेक्शन 147 वो वैलिड है अगर 143 सबसेक्शन 1 हो चुका है, और अगर असेसिंग ऑफिसर है उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि इनकम को जो है एस्केप्ड किया गया है इस असेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो असेसमेंट ऑफिसर था उसके पास कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था उसको रीओपन कराने के लिए, तो प्राइम फेसी बिलीफ के अकॉर्डिंग वो चीज़ इनफ थी।
तो प्रिंसिपल जो एस्टेब्लिश हुआ 143 सब सेक्शन 1 जो है उसकी जो इंटीमेशन है वो असेसमेंट के बराबर नहीं है, और जो असेसमेंट ऑफिसर जो है हमारा उसके पास ब्रॉड पावर है कि वो रीओपन करवा सके असेसमेंट को अगर इनकम्स को जो है छुपाया गया है असेसमेंट के अंदर। सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि ये पावर ऑफ जो टैक्स डिपार्टमेंट जो है फॉर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग उसको मजबूत करने के लिए किया गया है, और इसके अंदर बहुत सारे केसेस को साइटेड कर दिया गया जिसके अंदर सेक्शन 147 सब सेक्शन 148 के डिस्प्यूट इन्वॉल्व है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।